हेलो एवरीवन। हमने दक्षिण पश्चिम भारत के मातावंशीय परंपरा वाले समूह के बारे में हमने कहा था कि हम बाद में स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। दक्षिण पश्चिम भारत के जो मातावंश परंपरा वाले समूह होते हैं उनमें कौन कौन सदस्य आते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। नायर का जो मेन पॉइंट होगा हम सिर्फ उस पर डिस्कस करेंगे, आगे नहीं। ठीक है, इसलिए मैं आप सबको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। स्टार्ट करते हैं। नायरों में अलग अलग, हम यहाँ शुरू कर रहे हैं तो शुरू करते हैं। नायरों में अलग अलग एक नायर जाति है जो दक्षिण तरफ की है। ठीक है, तो नायरों में अलग अलग नामों वाली जातिगत श्रेणियाँ होती हैं और उनमें 3 प्रकार की भिन्न भिन्न नातेदारी व्यवस्थाएं होती हैं। 3 प्रकार की नातेदारी व्यवस्थाएं इनमें पाई जाती हैं। ये व्यवस्थाएं उत्तरी केरल, मध्य केरल और त्रावणकोर के आसपास दक्षिण क्षेत्रों में पाई जाती हैं। आप इतना समझ जाइए कि जो जातियाँ हैं दक्षिण तरफ पाई जाती हैं। ये केरल राज्य के 3 सांस्कृतिक प्रभाग हैं, मतलब केरल राज्य के वहाँ के एक भाग हैं 3। ठीक है, बस हमने इतना समझ लिया कि नायर जो जनजातियाँ वो कहाँ पाई जाती हैं, कितने कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो यहाँ शुरू करते हैं। एक कोई लेखक अंग्रेज, उन्होंने अपने बारे में इस जातियों के बारे में अपने तरीके से वर्णन किया। इसको कोई मेन नहीं है, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। तो हम यहाँ से पढ़ते हैं। मध्य केरल के नायर समुदायों में पत्नी और बच्चों के साथ पति नहीं रहता है, वे केवल उनके पास यदाकदा आया करता है। इस प्रकार उनके यहाँ मूल परिवार की संस्था नहीं है। ठीक है, मूल परिवार नहीं बनाते, वो कभी कभार ही आता है, जहाँ पति पत्नी और बच्चे एक साथ रहते हैं। ऐसी संस्था नहीं है जहाँ एक मूल परिवार, अर्थ यही हुआ कि पति पत्नी बच्चे होते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है। उन्होंने बता रखा है कि ऐसा यहाँ नहीं है। अंग्रेजों के भारत में आने से पूर्व नायरों में पाई जाने वाली मातावंश परंपराओं के रूप पर गफ ने अपना ध्यान केंद्रित करके उनका विश्लेषण किया। अब नायर समाज में बहुत ज़्यादा अंतर आया है और आजकल उनके बीच मातावंश परंपरा का ये पारंपरिक रूप नहीं पाया जाता। मतलब माता परंपरा जो थी नायरों में अब वो नहीं पाई जाती है। तो दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। पारंपरिक व्यवस्था में मध्य केरल के नायरों में 3 श्रेणीबद्ध समूह होते थे, जिनके नाम थे नायर राजवंश परंपरा, दूसरा था सामंतों की वंश परंपरा। सामंत का अर्थ होता है जमींदार टाइप के लोग। सामंत की वंश परंपरा, ग्राम प्रधानों की वंश परंपरा। और तीसरा पॉइंट है आश्रित नायर, जो किसी पे आश्रित होते हैं, किसी पे डिपेंड होते हैं, वो जातियाँ। इस व्यवस्था में नायर महिलाओं को केरल के दक्षिण पश्चिम के नमूत्री ब्राह्मणों में विवाह की अनुमति थी। मतलब इन व्यवस्थाओं की जो नायर महिलाएं थी वो विवाह कहाँ कर सकती थी, तो दक्षिण पश्चिम के नमूत्री ब्राह्मण लोग हुआ करते थे, उनके साथ वो विवाह की अनुमति थी। मतलब ये बड़े घर की महिलाएं होती थी और ये जो महिलाएं होती थी छोटे लोगों के साथ या छोटी जाति के साथ विवाह नहीं कर सकती थी। ठीक है, तो वे नायरों के अपने समूह की उच्च जातियों में भी विवाह कर सकती थी। इसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि नायरों में अनुलोम विवाह का प्रचलन था। अनुलोम विवाह का प्रचलन यही था, इसका मतलब हुआ कि अपने से बड़ी जातियों में, अर्थात वे अपनी कन्याओं का विवाह उन समूह में करते थे जिनकी सामाजिक परिस्थिति उनके समूह की सामाजिक परिस्थिति से ऊंची होती थी। मतलब अपने से ऊंचे, अपनी ही जाति के होते थे पर अपने से ऊंचे होते थे। इस प्रकार की व्यवस्था से हमें भारत के अंतर्जातीय समूह अनुलोम विवाह का अनोखा उदाहरण मिलता है, क्योंकि इसमें नमूत्री ब्राह्मणों व क्षत्रिय नायरों के बीच विवाह की अनुमति थी। ठीक है, जो क्षत्रिय होते थे जो जाति से और जो नमूत्री ब्राह्मण होते थे, जो भी इसमें इस क्षत्रिय से महिलाएं भी हो सकती थी, तो इनमें विवाह कर सकते थे। मतलब ऊंची जाति के लोग ऊंची लोगों से विवाह कर सकते थे। तो करते हैं। नायरों में कुल और वंश परंपरा के लिए तारावण शब्द का प्रयोग होता है। कुल और वंश परंपरा के लिए तारावाड़ शब्द का प्रयोग होता है।
यह शब्द संपत्ति के स्वामित्व वाले समूह के लिए भी प्रयुक्त होता है। तारावाड़ या वंश परंपरा के सदस्य कन्याओं के यौवन आरंभ और विवाह संस्कारों में परंपरानुसार सहयोगपूर्ण कार्यकलाप संपन्न करते थे। साथ में तारावाड़ के हर सदस्य की अत्यधिक कार्यकलापों में भी इकट्ठे होकर अनुष्ठान संपन्न करते थे। मतलब जो भी सदस्य होते थे घर परिवार के, इस वंश से रिलेटेड, नायरों के वंश या कुल वंश से रिलेटेड जो भी सदस्य होते थे, कोई भी प्रोग्राम होता था वो एक दूसरे का सहयोग करते थे, चाहे विवाह का हो या किसी और का। ऐसे अवसरों के समय वंश परंपराएं परस्पर सहयोग के वंशागत बंधनों के ताने बाने के जाल से गुथी होती थी। इसमें वही बात है कि जो वंशागत, जो अपने वंश से होते थे और एक तरह से उनमें सहयोग की प्रथा होती थी। प्रथा भी नहीं कहें तो अपने एक सहयोग होता था, नातेदार या संबंध होते थे। कीगफ ने अपने अध्ययन में दिखाया कि इस तरह से तारावाड़ की एकता बनाए रखने के लिए वंश परंपरा की विशेष भूमिका होती थी। ये भूमिकाएं आश्रित नायर जातियों की माता वंश परंपरा वाली इकाइयों के नातेदारी संगठन की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। तो इसमें यही बात की गई है किस प्रकार वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, और कोई भी ऐसी स्थिति आती है जिसमें सहयोग की ज़रूरत होती है तो वो एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं। आगे बढ़ते हैं। भूमि और अन्य संपत्ति की देख रेख की व्यवस्था के संदर्भ में माता वंश परंपरा महत्वपूर्ण इकाई नहीं थी। ठीक है, बस हमारा यही चैप्टर है, बस थोड़ा सा 2 पेज होंगे मुश्किल से, उसके बाद ही ख़त्म है, फिर हम नेक्स्ट बुक करेंगे। तो पढ़ते हैं। भूमि और अन्य संपत्ति की देखरेख व्यवस्था के संदर्भ में माता वंश परंपरा महत्वपूर्ण इकाई नहीं थी। मतलब भूमि की जो संपत्ति की जो देखभाल करता था वो आमतौर पर पुरुष ही करता था। इसके स्थान पर संपत्ति स्वामित्व वाले समूह मुख्य कानूनी इकाइयाँ थीं। ये समूह स्थानीय समूह के भीतर ही काम करते थे। वयोवृद्ध पुरुष सदस्य जो करण वन कहलाता था। संपत्ति समूह तारावाड़ के आर्थिक कार्यकलापों के लिए जिम्मेदार था। इसमें वही मैंने जो बताया कि संपत्ति की देख रेख जो करता था पुरुष ही करता था, उस घर के सदस्य जो होते थे पुरुष वही करते थे। आगे बढ़ते हैं। गफ ने माता वंश परंपरा के भीतर नातेदारी के संबंधों का वर्णन किया और माता तथा पुत्र के बीच घनिष्ठता दिखाई, एक घनिष्ठ संबंध दिखाया है। दूसरी ओर उन्होंने बताया कि मामा और भांजे के बीच परिवार और संयम के व्यवहार की अपेक्षा थी। मतलब एक दूसरे के लिए हमेशा हेल्प की वाली स्थिति थी, मददगार होते थे। तथा मामा का भांजी से परिहार ज़रूरी था, बहन की पुत्री से परिहार ज़रूरी था। माता वंश परंपरा के हर पुरुष को अपनी छोटी बहन के प्रति औपचारिक व्यवहार रखना होता था। नायरों में नातेदारी की ये कुछ विशिष्ट लक्षण हैं। तारावाड़ में मतलब वंश परंपरा सदस्य में मनुष्य अपने और कनिष्ठ महिलाओं के बीच कौटुंबिक व्यभिचार प्रतिबंधों का पालन करता था। इन प्रतिबंधों के पालन से वंशक्रम समूह की एकता बनी रहती थी। मतलब कि जैसे भाई बनाना, इसमें विवाह नहीं कर सकते, तो एक प्रथा बनी रहती थी। इस तरह माता वंश परंपरा के भीतर भी यौन संबंधों की अनुमति नहीं थी। ठीक है, माता वंश के भीतर भी कोई भी सदस्य होते थे, उनमें जो महिलाएं घर की होती थी, उनमें जो माता वंश होती थी परंपरा के, उनमें यौन संबंध की अनुमति नहीं होती थी घर के सदस्यों में या कुल के वंशों में। ये यौन संबंध कुछ विवाहजन्य संबंधियों के बीच और निम्न जातियों के लोगों से भी वर्जित था। विवाहजन्य संबंधियों के बीच और निम्न जाति के लोगों से भी वर्जित था, मतलब नहीं कर सकते थे, छोटी जातियों से भी। वंश परंपरा समूह की एकता पर जोर होने के कारण नायरों में विवाह सबसे कमज़ोर संस्था थी। उदाहरण के लिए गफ ने बताया, इन्होंने अध्ययन किया होगा गफ ने, तभी इन्होंने बताया कि आश्रित नायरो जातियों में एक महिला के एक ही समय अनेक पति होते थे। इसके अतिरिक्त उपयुक्त समूह के व्यक्ति भी उससे मिलने आते थे। मतलब पति तो होता था पर और भी बंदे उनसे मिलने आते थे। नायर पुरुष के संबंध में भी यही था, मतलब वो भी किसी और से मिलने जाता था। ये उपयुक्त समूह की अनेक महिलाओं के पास जाता था।
स्थिति में विवाह अथवा संबंध में बहुत कम पाबंदियां व दायित्व होते थे। मतलब जो शादी हो भी जाती थी, लेकिन दायित्व बहुत कम होते थे एक दूसरे के प्रति। विवाह या संबंध को मूर्त रूप से व्यक्त करने के लिए किसी भी मौके पर कोई अनुष्ठान नहीं होता था। इसके अंतरित उपयुक्त समूह के व्यक्ति भी उससे मिलने आते थे। नायर पुरुषों के संबंध भी यही था। वे उपयुक्त समूह की अनेक महिलाओं के पास जाते थे। स्थिति में विवाह व संबंध में बहुत कम दायित्व होते थे। मतलब वो किसी और महिला के पास कोई और पुरुष भी आते थे पति के सिवा, और पति भी किसी औरत के पास जाते थे। विवाह या संबंध को मृत रूप से व्यक्त करने के लिए किसी भी मौके पर कोई अनुष्ठान नहीं होता था। बच्चों के जन्म को वैध ठहराने की कार्यविधि भी बहुत आसान थी। प्रसव कराने वाली दाई को कानूनन बाध्यकारी रकम की अदायगी और माँ को वस्त्रों का उपहार उपयुक्त श्रेणी की किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को द्वारा दिए जाते थे जिसके उस महिलाओं से संबंध होते थे। बच्चों को वैध ठहराने के लिए इतना पर्याप्त था। अपनी वैवाहिक परिस्थिति दर्शाने के लिए, मतलब वैवाहिक स्टेटस दर्शाने के लिए महिलाएं जीवन प्रथम ताली या मंगलसूत्र पहनती थी। मतलब जो शादीशुदा होती थी वो उनका कैसे पता चल जाता था कि वो शादीशुदा हैं? वो मंगलसूत्र और ताली पहनती थी। माँ और उसके बच्चे केवल अनुष्ठानिक पति की मृत्यु का सूतक मानते थे, लेकिन मिलने आते रहने वाले पतियों की मृत्यु पर वे कुछ नहीं करते थे। यहाँ हमने अनुष्ठानिक पति शब्द का प्रयोग किया है। आइए देखिए नायर विवाह के संदर्भ में इसका क्या अर्थ है। तो आप समझ गए होंगे कि जो महिलाएं होती थी, जो पति जिनसे विवाह होता था उनका उनसे ही ज़्यादा बच्चे, और जो माँ होती थी उनसे ही ज़्यादा संबंध होता था। मतलब कोई उनसे निशानी, अगर वो मर चुके हैं उनके पति, तो उनसे जो भी मंगलसूत्र वो उतार देती थी। लेकिन जो उनके अलग पुरुष आते थे, पराये पुरुष आते थे, उनसे वो जारी रहता था। तो आगे स्टार्ट करते हैं। बस हमारा चैप्टर ये ख़त्म हो जाएगा। J.P. मेचर और मतलब कोई लेखक है, इन्होंने कहा है दक्षिण पश्चिम केरल पितावंश परंपरा मानने वाले नमूद्री ब्राह्मणों में पाई जाने वाली अनोखी नातेदारी और विवाह व्यवस्था का वर्णन किया है। आइए देखिए व्यवस्था ऐसे कैसे काम करती है। नमूद्री ब्राह्मणों की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों में नायरों से विवाह संबंध की प्रथा एक पूरक व्यवस्था की तरह काम करती है। उन्होंने दिखाया कि उसी के आधार पर नमूद्री ब्राह्मण समुदाय का अस्तित्व संभव था। मतलब इसमें मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ तो ये जो ब्राह्मण हुआ करते थे, ये इनमें एक ऐसी प्रथा थी कि ये ना हमेशा ऊंचे लोगों से ही, अपनी जाति के ऊंचे लोगों से ही विवाह करते थे, जो हर स्थिति में अच्छे थे। और उनकी जो महिलाएं होती थी ये भी ऊंचे ही, छोटी जाति से तो असंभव था, शादी विवाह होता ही नहीं था। आगे पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। नमूद्री पितावंश परंपरा के स्वामित्व की भूमि अविभाज्य थी, मतलब विभाजित नहीं थी, अविभाज्य थी, और उसकी देखभाल वंश के वयोवृद्ध पुरुषों द्वारा की जाती थी जो बुजुर्ग हो चुके होते थे। नमूद्री ब्राह्मणों में केवल पहला पुत्र ही जाति के भीतर विवाह कर सकता था और एक समय में 3 पत्नियां रख सकता था। अन्य शब्दों में कहा जाए तो उसे बहुपत्नी प्रथा का पालन करने की अनुमति थी। उस समूह के शेष पुत्र नायर महिला से विवाह संबंध रखते थे। कौन सी महिला से? नायरों, जो ऊंची होती थी। जो नमूद्री ब्राह्मण किसी नायर महिला से संबंध रखता था वह उस महिला का अनुष्ठानिक पति कहलाता था। इसे मिलन से हुई संतान सदा नायर महिलाओं की वंश परंपरा की मानी जाती थी। जो नायर महिलाएं थीं उनके वंश परंपराओं की मानी जाती थी, जो भी बच्चा होता था। इस प्रकार नमूद्री पुरुष नायर महिलाओं से हुई अपनी संतान को अपनी वंश संपत्ति में से अंश मानने से रोक सकते थे। यहाँ स्पष्ट है कि नमूद्री पितावंश परंपरा समूह और नायर मातावंश परंपरा समूह अपने स्वामित्व बनाए रखने पर जोर देते थे और अपनी वंश परंपराओं में आंतरिक संबंध मजबूत रखते थे। जो अपनी स्थिति होती थी आंतरिक तौर पे घनिष्ठ संबंध होते उनको मजबूत रखने की कोशिश करते थे। परिणाम स्वरूप संबंध से उपजे विवाह संबंध कमजोर होते थे।
वंशक्रम के संबंधों की मजबूती और विवाह संबंधों की क्षीणता का संबंध केरल में भूमि के निजी स्वामित्व से है। जो केरल की जो निजी भूमि होती है उसके हकदार से है, उसकी किसका प्रभुत्व किस पे कितना है इस पे मेन जोर होता था। हमें यहाँ हमें इस पक्ष की बारीकियों से में नहीं जाना है। नायरों में नातेदारी शब्दावली और नातेदारी व्यवस्था में आए परिवर्तनों पर कुछ विचार करने से स्पष्ट हो जाएगा कि अब नायरों में ऊपरी बताई गई नातेदारी व्यवस्था का पारंपरिक रूप प्राय देखने को नहीं मिलता। मतलब ऐसा अब नहीं है, पहले जो था अब चेंज हो चुका है, क्योंकि पहले ऐसी स्थिति अब नहीं मिलती। तो इस प्रकार पढ़ते हैं के गफ ने नायरों में पिता संतान संबंध के स्वरूप का वर्णन किया है। यहाँ भी ये भी बताया गया है कि नायर नातेदारी शब्दावली में पिता का उल्लेख करने के लिए कोई शब्द नहीं है। नायर तारावर्ण में व्यक्ति का पिता की तरफ की नातेदारी के प्रति कोई दायित्व ही नहीं होता। अतः शब्दावली में स्पष्ट रूप से मातावंश परंपरा की पद्धति पर ही जोर दिया गया है। मतलब इसमें यही बात है कि ऊंचे लोग शादी कर लेते हैं महिलाएं से, लेकिन अपना नाम अगर देने की बात होती है तो उनका जो नाम चलता है वो माता वंश से ही चलता है। विवाह तो हो तो जाता है, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो माँ के वंश से ही जाने जाते हैं। नायरों में माता वंश परंपरा पर आधारित संगठन के प्रचलन में आए आधुनिक परिवर्तन के आधार पर कहा जा सकता है कि मध्य केरल के नायर मूल परिवार के विचारों को अधिक से अधिक स्वीकार कर रहे हैं, अर्थात पति पत्नी व बच्चे साथ साथ रहते हैं। मतलब अब ये कहा जा सकता है कि साथ साथ रहते हैं, क्योंकि परिवर्तन हो चुका है। के आर उन्नी ने केरल के नायरों में आवास के विन्यास में हुए परिवर्तन का अध्ययन किया है। मतलब जो पहले एक साथ रहते थे ये एकल परिवर्तन हो चुका है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि नायर मातावंश परंपरा वाली नातेदारी व्यवस्था जगह द्विपक्ष नातेदारी व्यवस्था ला रहे हैं। इसका अर्थ है कि उन्होंने माता और पिता दोनों की ओर के संबंधों पर बल देना आरंभ कर दिया है। अब ऐसा नहीं होगा कि माता वंश पर ही माता वंश को ही चलाया जाए, अब पिता वंश को भी वो आगे बढ़ा रहे हैं, मतलब दोनों पर ध्यान दे रहे हैं। तो आगे ये बॉक्स है, सोचिए करिए, इसमें है। हम आगे मेन पढ़ते हैं। लक्षद्वीप के मातावंश परंपरा का पालन करने वाले मुसलमान जो लक्षद्वीप में रहते हैं और मातावंश परंपरा को मानते हैं। अगर प्रश्न आ जाए कि मातावंश परंपराओं के बारे में अगर कुछ भी ऐसा प्रश्न आता है तो आप जो भी आपको याद होता है, अगर आप सुनते हैं ध्यान से, तो आप जो भी आपको याद आता है लक्षद्वीप में मातावंश परंपरा है या नायर दक्षिण में मातावंश परंपरा, तो आप उसको लिख सकते हैं, आपको नंबर मिल जाएंगे। तो दक्षिण लक्षद्वीप के मातावंश परंपरा का पालन करने वाले मुसलमान, यहाँ कुछ शब्द लक्षद्वीप के मातावंश परंपरा वाले मुस्लिम समुदायों पर भी दिए जा रहे हैं। मुस्लिम जगत में ये अनोखी नातेदारी व्यवस्था वाले लोग हैं। ये मातावंशी परंपरा वाले मुसलमान केरल से आए हुए हैं, अप्रवासी हिंदुओं के वंशज हैं। मतलब पहले ये हिंदू हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे अपने आप को, अपनी धर्म को उसमें बदल दिया। कालांतर में उनका इस्लाम धर्म परिवर्तन हो गया। देखो इसमें इस्लाम धर्म परिवर्तन हो गया, वो हिंदू थे पहले, लेकिन इस्लाम में उन्होंने अपने आप को परिवर्तित कर लिया। बस स्थानिक आवास का पालन करते हैं। स्थानिक आवास का अर्थ है कि पति और पत्नी अलग अलग स्थानों में रहते हैं। इस संदर्भ में इसका अर्थ है कि पति, यहाँ पढ़ सकते हैं, पति रात को पत्नी के घर जाता है। इस द्वीप में मातावंश परंपरा की आम इकाई तारावांड है। यहाँ तारावांड में वे सारे स्त्री पुरुष होते हैं जिनका वंशक्रम महिला पुरुष से चलता है। सारे सदस्य तारावांड का नाम अपने नाम से पहले जोड़ते हैं। एक तारावांड में जन्म लेने के कारण प्रत्येक व्यक्ति को तारावांड की संपत्ति में अंश प्राप्त करने का अधिकार होता है। यह अधिकार महिला सदस्यों के माध्यम से चलता है। पुरुष सदस्य को अपने तारावांड की संपत्ति का उपयोग करने का समान अधिकार होता है। तारावांड बहिर्विवाह इकाई है, अर्थात तारावांड का एक सदस्य उसी तारावांड के अन्य सदस्यों से विवाह नहीं कर सकता। ठीक है,
जिस घर का जिस उसका सदस्य है जिस समूह का, वो उसमें विवाह नहीं कर सकता। तारावाण में एक घरेलू समूह भी हो सकता है और अनेक घरेलू समूह भी हो सकते हैं। घरेलू समूह भी हो सकते हैं और अनेक घरेलू समूह भी हो सकते हैं। इसे कह सकते हैं ग्रामीण डोमेस्टिक ग्रुप। इसका एग्जांपल दे सकती हूँ, जैसे इंटरनेशनल और इंडिया। तो इंडिया की बात की जाए तो ये डोमेस्टिक ग्रुप कह सकते हैं। मतलब अगर मैं आपको एग्जांपल, छोटा मोटा एग्जांपल के थ्रू समझाऊँ तो आगे पढ़ते हैं। इस समुदाय में पिता की विशेष भूमिका होती है, जो इन लोगों की इस्लाम में धर्म परिवर्तन से जुड़ी हुई है। हर पिता को अपनी संतान के जीवन चक्र से संबंध समारोह या पर्याप्त राशि व्यंग करनी होती है। मतलब जो भी संतानें होती हैं इनमें, तो जो भी होता है या कुछ भी होता है बच्चे के लिए होता है। जब बच्चा नया जन्म लेता है तो कुछ संस्कार कराए जाते हैं, उसे जो भी राशि लगानी होती है वो सब लगाते हैं। जैसे खतना करवाया जाता है, तो इस प्रकार हर चीज़ें करवाई जाती है। लीला दुबे ने बताया कि इस्लाम के प्रभाव ने किस तरह इस समुदाय के नातेदारों और विवाह विन्यासों को प्रभावित किया। पितावंश परंपरा को प्रधानता देने वाली सामाजिक संरचना की इस्लामी प्रथाओं ने मातावंश परंपरा के ढांचे में चलने वाले नातेदारी संबंधों के स्वरूप को काफ़ी प्रभावित किया। द्वीप में संपत्ति के उत्तराधिकार के संबंध में लीला दुबे ने बताया कि इस द्वीप में विवाह की संस्था बहुत क्षीण है। इसमें अधिकार और जिम्मेदारियां बहुत कम हैं। लोग संपत्ति के उत्तराधिकार के लिए मातावंश और इस्लामी पितावंश परंपरा के सिद्धांतों दोनों को जोड़ तोड़ करते हैं। इस्लाम में तलाक की विधि आसान है और उसे द्वीप के निवासी इसका बारंबार उपयोग करते हैं। मतलब इसमें यही बात है कि इसमें ये चीज़ सब चीज़ें आसान है। फिर भी उत्पादन और उपभोग की इकाई के रूप में तारावाड़ की संस्था मूलतः मातावंश परंपरा को ही मानती है। तो आप समझ गए होंगे कि कर्तव्यों और जिम्मेदारियों पर इतना जोर नहीं दिया जाता है। जो भी रिश्ते नाते बनते हैं वो उतने मजबूत नहीं होते हैं। कभी भी तलाक लिया जा सकता है, 2-4 शब्द बोल के ही तलाक हो जाया करता है, तो इतनी गहराई वाली बात नहीं होती। मातावंश परंपरा वाले समुदायों में इन विवरणों से हम भारत में सामान्य तौर पर पाई जाने वाली पितावंश के जो परंपरा समूह के स्वरूपों से विपरीत चित्र प्राप्त होता है। दोनों इकाइयों के सीमित विषय क्षेत्र के कारण हमने कम पाई जाने वाली नातेदारी की व्यवस्थाओं की उपेक्षा, व्यापक रूप से पाई जाने वाली पितावंश परंपरा नातेदारी संगठनों पर अधिक विचार करने का प्रयास किया है। तो इसमें इसी बात पे अगर देखा जाए तो इसी बात पे हमने यही सब चीज़ें इसमें पढ़ी कि किस प्रकार मातावंश परंपरा कहाँ कहाँ होती हैं और क्या कहते हैं, किस प्रकार कहाँ कहाँ किस कैसे सदस्य फैले हुए, किस में क्या परिवार में अगर संगठनात्मक परिवार मजबूत है, इकाइयाँ परिवार की मजबूत हैं। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, इसलिए मैं धीरे धीरे पढ़ा ताकि आप सबको समझ में आए। तो ये चैप्टर हमारे यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। ये देखिए, तो हम यहीं तक रखते हैं। जैसे इसमें लिखा है, लक्षद्वीप के मातावंश परंपरा वाले मुस्लिम समुदाय में केरल से आए हुए कौन थे, हिंदू वंशज के थे पहले, लेकिन उन्होंने अपने आप को मुस्लिम धर्म में परिवर्तित कर लिया था। तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। और ये देखो हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है, इसमें सारे क्वेश्चंस हैं। तो अगला चैप्टर हम करेंगे, मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूँगी, आप देख लेना। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आया हो। थैंक यू।